देखिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 10 अंक का ये चैप्टर है टोटल। कितने अंक आएंगे? 10। ठीक है, अब समझना है एक एक करके। 10 मार्क्स आएगा। क्या नाम है चैप्टर का? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर में पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट। क्या होता है मैग्नेट वो समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि जो भी इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो 3 भागों में बांटा गया है। यानी करंट 3 तरह का इफेक्ट डालती है ना। पहला इफेक्ट डालती है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा केमिकल इफेक्ट, तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट है। यानी विद्युत धारा का 3 प्रभाव होता है। एक है तापीय प्रभाव, दूसरा रासायनिक प्रभाव, तीसरा चुंबकीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी वायर में करंट पास हुआ और तार हो गया गर्म। वायर में करंट पास हुआ और तार क्या हो गया? गर्म। तो इस गर्माहट का मतलब हो गया कि विद्युत धारा ने कैसा प्रभाव डाला? उष्मा का, उष्मीय का, गर्माहट का, यानी कि इसे हम तापीय प्रभाव कहते हैं या उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे बल्ब जो जलती है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे जलती है ना। तो जितने भी जलने वाली चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट से वो किसके आधार पे होगा? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे। जैसे आयरन होता है, आयरनिंग करते हैं कपड़े को, तो वो आयरन जो है ना, इलेक्ट्रिक इस्त्री जो है वो किस पे काम करती है? हीटिंग इफेक्ट पे। उसमें नाइक्रोम का वायर होता है, करंट पास हुआ, नाइक्रोम के वायर गर्म हो गए और इस वजह से प्रेस करने का काम कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा हीटर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ठंडियों के दिनों में। तो जो हीटर है वो भी क्या है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करता है। अगला है केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव का मतलब होता है कि अगर करंट पास हुआ किसी लिक्विड में और उसके कंपोनेंट्स को उसने तोड़ दिया, करंट पास होने की वजह से है ना, लिक्विड के कंपोनेंट्स 2 भागों में बट गए या 2 से अधिक भागों में बट गए, तो वो केमिकल इफेक्ट कहलाता है। जैसे पानी में 2 गैसेज होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी में विद्युत धारा के अत्यधिक प्रभाव से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट कहेंगे। अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव, है ना। यानी विद्युत का जनरेटर या मोटर इसी पे काम कर रहा है। जब भी विद्युत धारा किसी डिवाइस में मिले या डिवाइस में जाए और वो डिवाइस नाचने लगे, घूमने लगे, तो इसका मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पे वो काम कर रहा है। जैसे कि मोटर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पंखा में मोटर लगा होता है इसलिए पंखा चलती है। ठीक है, कूलर में मोटर होता है इसलिए कूलर चलता है। फ्रिज के अंदर भी मोटर लगा होता है ना, इस वजह से फ्रिज काम करता है। इसके अलावा जो एसी है वहाँ पे भी बाहर कंप्रेसर लगा होता है, उसमें भी मोटर काम करता है ना। ये पानी निकालने के लिए जो ज़मीन से मतलब मोटर का प्रयोग करते हैं, है ना, ज़मीन के अंदर भूमिगत जल से, है ना, टंकियों में भरने के लिए, वहाँ पे भी मोटर का उपयोग होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। तो विद्युत धारा के कितने प्रभाव पड़े? 3। विद्युत धारा के 3 प्रभाव पड़े। पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा केमिकल इफेक्ट, तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या आता है? ये दोनों नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है ना। तो क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत का प्रवाह होता है और वो क्या करती है? विद्युत धारा का प्रवाह होने के बाद उसके चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और अगर ऐसा हुआ है विद्युत धारा के कारण, यानी विद्युत धारा एक तरह से समझो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो डेफिनेशन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड अराउंड इट व्हिच मींस इट इज एक्ट लाइक मैग्नेट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो और वो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब है कि, है ना, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। करंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह। तो इस घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ रहे हो बात? क्या तुमको चाहिए? दे दो पेन, दे दो रोज। हाँ, नहीं मिला, नहीं है पेन, जाओ तुम जाओ। ठीक है, ध्यान दो बोले। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझे। चुंबकीय प्रभाव मतलब करंट ना किसके तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह। करंट कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेट यानी चुंबक। अगला है व्हाट इज मैग्नेट? चुंबक क्या होता है? ठीक है, ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेट। वे वस्तुएं जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं उसे हम कहते हैं चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुंबक। यानी लोहा या लोहा जैसी चीज़ों को अगर कोई मैग्नेट, कोई वस्तु है लोहा या लोहा जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, यानी वो मैग्नेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट है उसमें 2 पोल होता है। कोई भी मैग्नेट है उसके कितने पोल होते हैं? 2 पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कोई भी मैग्नेट है उसके कितने पोल होंगे? 2 पोल। यानी जैसे ये एक मैग्नेट है
ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट। तो ये मैग्नेट में एक पोल इधर है और एक पोल इधर, ये जो ब्लू वाला है साउथ पोल और ये जो रेड कलर का मार्क किया हुआ है वो नॉर्थ पोल। तो दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल है। और ये दोनों पोल इनसेपरेबल है, मतलब कभी भी विभाजित नहीं होगी। यानी हम इसको दो भागों में तोड़ दे, यानी इस मैग्नेट को हम कितने भागों में तोड़ दे, दो भागों में, तो फिर से ये यहाँ पे नॉर्थ बना लेगा और एगो साउथ बना लेगा। यानी कभी भी ख़त्म नहीं होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक कह रहा है कि मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसी चीज़ को दोबारा से डिफाइन किया गया है एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जिसका नाम है क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, यानी क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का प्रयोग। क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, जिनका कहना था, है ना, कि 1820 में उन्होंने रिसर्च किया था और वो रिसर्च एक्सीडेंटली हुआ, अचानक से काम कर रहे थे कुछ और उनके पास निष्कर्ष निकला कुछ। तो निष्कर्ष क्या निकला, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को अचानक से पता चला कि जब कंपास के पास में रखी एक धातु की तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है। यानी कोई वायर है, क्या है, कोई वायर। अब मान लो कि जैसे मान लो ये वायर है, 2 मिनट के लिए मान लो ये वायर है, और वायर है, ये हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के हिसाब से वायर है, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो होगा, और अगर कंपास की सुई, यानी कंपास यहाँ पे रख दिया जाए, यानी ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसमें क्या रख दिया जाए, कंपास, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और अगर कंपास यहाँ रख दिया जाए तो कंपास की जो सुई, यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि करंट फ्लो हो नहीं रहा, लेकिन जब करंट फ्लो होगा ना तो इसकी जो सुई है, ये वाला जो ये सुई है, ये हिलने डुलनी चालू कर देगी, है ना, हिलने डुलनी चालू कर देगी। अगर इसमें करंट जा रहा है तब, है ना, तो करंट जा रहा है तब क्या करेगा, कंपास की सुई हिलने डुलने चालू करेगी। जैसे अगर हम मैग्नेट को रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, मैग्नेट को, यहाँ पे हम रखते हैं मैग्नेट को, और मैग्नेट को रखने के बाद इसके जो सुई है वो मैग्नेट के हिसाब से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। मैग्नेट के हिसाब से इसकी जो सुई है वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैग्नेट है तो सुई डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ तो ये मैग्नेट है नहीं, इसमें करंट आएगा तो सुई डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि ये इसमें का जो करंट है वो मैग्नेट जैसा बिहेव किया। इस बारे में किसने पता लगाया, इस बारे में हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने पता लगाया, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके, है ना। तो ये हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का प्रयोग है। उन्होंने एक वायर ले लिया, ये क्या है, वायर, है ना। इस वायर में यहाँ पे मेन वायर लगा दिया गया, ये कॉपर वायर, और कॉपर वायर को एक सर्किट में सेट कर दिया गया। ये क्या है, एक सर्किट, यहाँ पे एक लगा दिया गया स्विच, यहाँ पे लगा दी गई है बैटरी, क्या लगा दी गई है, बैटरी, और यहाँ पे एमीटर जोड़ दिया गया है, करंट कितना फ्लो हो रहा नहीं हो रहा बताएगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया, प्रतिरोध, है ना, और यहाँ पे रख दिया गया है ये वाला कंपास रख दिया गया है। अब जब करंट स्विच ऑन कर दिया जाएगा, और जब स्विच ऑन होगा और करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, तो इसकी जो सुई है वो हिलना डुलना चालू कर देगा। इसकी सुई क्या करेगी, हिलना डुलना चालू। तो इस चित्र का यही अर्थ है, नहीं ना। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के बारे में और भी बातें लिखी हुई है, ध्यान से समझिए, नीचे इंग्लिश है। 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने विद्युत चुंबकत्व को समझाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। यानी विद्युत में चुंबक का गुण है, जिसे हम विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, इसके बारे में किसने बताया, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। और ये साल 1820 के आसपास की बात है, जो इनको ये बात आप अभी पढ़े हो कि दिक् सूचक, यानी कि दिक् सूची जो है वो कंपास का डिफ्लेक्शन, है ना, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दर्शाता है। आगे लिखा है कि इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर ऑर्स्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं, यानी कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। उनके रिसर्च के आगे जाकर, है ना, रिसर्च ने आगे जाकर कई नई प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी, फाइबर ऑप्टिक्स आदि का सृजन किया। यानी कि इस रिसर्च के हिसाब से फ्यूचर में क्या रिसर्च हुआ, क्या आविष्कार हुआ, रेडियो का आविष्कार हुआ, टेलीविजन का आविष्कार हुआ, फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार हुआ, और आगे चलकर इन्हीं के रिस्पेक्ट में, सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मात्रक है, यानी कि जो यूनिट है, ऑर्स्टेड रखा गया। यानी एक सवाल बन जाएगा यहाँ पे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट इज द यूनिट ऑफ, क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो जवाब होगा ऑर्स्टेड। ठीक है, नहीं समझ में आया बात। विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय, है ना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ऑर्स्टेड। थोड़ा लंबा है बात। विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना तेज है,
खींच लेने वाली बात या धकेल देने वाली बात, जो ताकत है विद्युत के अंदर चुंबक जैसा, वो कितना तेज है, उसी को क्या कहते हैं, है ना, ऑर्स्टेड में मापते हैं। किसे मापेंगे? ऑर्स्टेड। जैसे आलू प्याज आप खरीदते हो ना, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, ये आलू प्याज का यूनिट हुआ। उसी तरह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की, है ना, तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड में मापा जाएगा। 1 ऑर्स्टेड, 2 ऑर्स्टेड, 4 ऑर्स्टेड, 5 ऑर्स्टेड। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। कुछ सवाल है एनसीईआरटी आईएमपी क्वेश्चन। व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? जब कंपास के पास में रखी हुई एक धातु की तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है। क्यों? समझ आई बात? यानी डिफ्लेक्शन क्यों हुआ है कंपास का? तो हम क्या जवाब देंगे? तो जवाब हम देंगे, जब किसी धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चूँकि कंपास की सुई स्वयं एक छोटा सा चुंबक होता है। कंपास की जो सुई है ये खुद ही अपने आप में क्या है? एक चुंबक है, मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट है और तार के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आकर ये क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। जहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वहाँ वहाँ इसका डिफ्लेक्शन होगा। समझ आई बात? इसलिए ये डिफ्लेक्ट हुई थी। तो ये सवाल बन गया। 2 मार्क्स के अगर बनना होगा तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। भाई मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का ताकत है। क्या है? ताकत है। जैसे अगर हम, यानी ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है, इसको हम इसके पास रखते हैं तो ये चिपक गया। अब ये सी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? तो उसका कारण क्या है कि ये वाला मैग्नेट के यहाँ तक क्या बना हुआ है? एक प्रकार का ताकत बना हुआ है कि दूसरे मैग्नेट को हम खींच के रखेंगे। ये ताकत कुछ देर के लिए नहीं है, ये परमानेंटली है। ये ताकत इस साइड भी है और ये ताकत बीच में भी है। तो ये ताकत इस मैग्नेट के चारों तरफ है। यही ताकत क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इस ताकत को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो जवाब है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जो किसी भी चुंबकीय वस्तु को प्रतिकर्षित या आकर्षित कर सकता है। या तो खींचेगा, या अगर विपरीत आवेश वाला होगा या विपरीत ध्रुव वाला होगा तो उसको पुश कर देगा। तो खींचने या धकेलने की एक शक्ति होती है, इस शक्ति को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये किसी मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर में होगा, जिसमें तार में करंट फ्लो हो रहा है, उसमें होगा ये गुण चुंबकीय क्षेत्र वाला, और नहीं तो किसी मैग्नेट में होगा। बात समझ आई बात? अब मैग्नेटिक फील्ड ना कैसे पता चलेगा? तो वो लाइन बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है? लाइन। जैसे हम MFL यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या MFL कहलाती है। क्या कहलाती है? MFL। जैसे इसको देखिए, है ना, देखो इसमें क्या है? मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों तरफ क्या बिछा दिया गया? क्या डाल दिया गया है ना? लोहे का चूरन। और उसके बाद इस पर अगर हम ऐसे से पुश कर रहे हैं तो पुश करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा और ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से मैच करता है। तो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ बनेगा? किसी मैग्नेट पर, या फिर ऐसा वायर जिसमें करंट जा रहा है उसमें भी। यानी अभी मान लो कि अगर हम इस टीवी में वायर अगर यहाँ से यहाँ वायर दे दे और उसमें करंट पास कर दे तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। कोई भी वायर में जिसमें करंट पास हो रहा है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। आई बात समझ में? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसके क्या गुण हैं? भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है तो इस मैग्नेट के चारों तरफ इस तरह से क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो NS बनता है, नॉर्थ टू साउथ। जैसे यहाँ पे N है और यहाँ पे S है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनना चालू हो रहा है। ये ऐसे ध्यान दो, तीर का निशान देख लो, ये इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, कुछ और निकला वायर, कुछ और निकला, कुछ और निकला, फिर इधर से भी ऐसे। तो N2S बन रहा है। बाहर बाहर क्या बन रहा है? N2S। बाहर N2S। और अंदर कैसे बनेगा? S2N। देखो तीर देखो, अंदर कैसे बनेगा? S2N, 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 S2N। आई बाहर निकल गया, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में 2 बातें निकल के आ गई, है ना, कि अंदर जो है N2, अंदर क्या बनेगा? S2N, और बाहर बनेगा N2S। ये रास्ता बनेगा, यानी एक फील्ड लाइन बनेगा। यहाँ से समझते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट ट्रैवल फ्रॉम N2S आउटसाइड। बाहर कैसे ट्रैवल करेगा? N2S। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन बनेगी बाहर कैसे बनेगी? बाहर बन रही है N से लेकर S की तरफ, N से लेकर S के तरफ, बाहर N से लेकर S के तरफ बनेगा। और अंदर कैसे बनेगा? S से लेकर N के तरफ। अंदर कैसे बनेगा? S, है ना, S से लेकर N। यानी अंदर का मतलब क्या हुआ? यानी इसके अंदर कैसे बनेगा? तो S से N, जैसा तीर देखो, S से N, S से N ऐसे, और ये निकल गया। बाहर क्या हो गया? N2S। नहीं समझ में आया?
ये अंदर से क्या हो गया, S से N जाएगा और ये बाहर निकल गया, फिर ऐसे घूम के आएगा S to N, बाहर निकल गया N to S, S to N, N to S, S to N, ऐसे होता रहेगा। आ गया समझ में? तो ये गुण है। गुण नंबर 1 आपने समझ लिया कि चुंबक के बाहर N से S तक यात्रा करते, जबकि S to N चुंबक के अंदर। इट हैज कंटिन्यूअस कर्व, इसमें कंटिन्यूअस कर्व है, आप देख रहे हो इसमें कंटिन्यूअस कर्व है ना, ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस कर्व है ना। और इट हैज स्ट्रॉन्ग इफ, है ना, इफ़ दे आर क्लोजर टू पोल्स एंड वाइस वर्सा। पोल के जैसे जैसे पास आएंगे तो ये स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा बीच में स्ट्रांगनेस कम होती है, पोल के पास ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। देखो ये अपने रास्ते पे है और ये अपने रास्ते पर, ये वाला इसको नहीं काटने जा रही है और ये वाला इसको नहीं काट रही है, ये वाला इसको नहीं काट रही है और ये वाला इसको नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी को काट नहीं रही है। समझ आई बात? टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसमें टेंजेंट बनता है। जब भी कोई सर्कुलर टाइप से ऐसे घूमे, इसको जाने का मन रहता है इधर लेकिन चला जाता है इधर, तो इसके बीच एक एंगल फॉर्म होता है जिसे हम टेंजेंट कहते हैं। जनरली आप टेंजेंट पढ़े हो, है ना? तो आगे बढ़ते हैं ना। अगला सवाल है व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? बड़ा अच्छा सवाल है और पूछा गया सवाल। तो जवाब क्या होगा, यदि दो MFL एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं संभव हो सकती है जो कि दिशाओं का प्रतिनिधित्व करेगी, और ये बात बिल्कुल संभव नहीं है कि एक जगह दो टेंजेंट बने, तो ये गलत बात है। इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्टेन कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र। दो चित्र दिया गया है, चित्र ए और चित्र बी। ठीक है, इमेज 1 इमेज बी, है ना, इमेज ए एंड इमेज बी। इमेज ए क्या कहता है? देखो इमेज ए में एक तरह का सर्किट बनाया गया, इमेज बी में भी एक तरह का सर्किट बनाया गया। इस सर्किट में बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे लगाया गया है कंपास, ठीक है, और यहाँ पे लगाया गया है कुंजी यानी कि प्लग स्विच। अब जब ये मतलब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा, और ये ऐसे आएगा +2 माइनस। आगे बात समझ में? यहाँ पे रखा गया है कंपास, करंट कैसे आ रहा है? ऐसे, तो कंपास का डिफ्लेक्शन को कैसे हो रहा है? ऐसे, एन, है ना, देख रहे हो, N to S, ठीक है ना, N है इधर S है। लेकिन अब दूसरे वाले फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? ये एक सर्किट है जिसमें डायरेक्शन को बदल दिया गया है। अब निगेटिव इस साइड है, पॉजिटिव इस साइड। अब करंट का फ्लो इधर से होके इधर की तरफ ऐसे होते हुए ऐसे होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस स्थिति में जब करंट अब इधर से फ्लो हो रहा है तो अब देखो ये कंपास का डिफ्लेक्शन इस साइड से हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा था और इसमें डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा है। मतलब इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप धारा की दिशा बदलेंगे तो डिफ्लेक्शन जो है वो भी बदल जाएगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, यानी डिफ्लेक्शन मतलब कि चुंबकीय सुई जो है वो उसका विक्षेपण की दिशा भी बदल जाएगी। धारा की दिशा के बदलने से चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा भी बदल जाती है, जो कि यही चित्र बताता है। देखो चित्र तो बहुत सारे हैं बुक में, उस पर कोई नज़र ही नहीं डालता है, और नज़र डालता है तब तक एग्जाम हो जाती है। तो नज़र अभी तुमको डाल रहे हैं कि ये देख लो, ये इस चित्र का अर्थ है। यदि मान लो धुरंधर पेपर आ गया और ये दे देगा इस चित्र का अर्थ बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए, तब तो आप पढ़ लिए ना अभी। अब 5-7 दिन में थोड़ी भूल जाओगे, है ना। 26 को साइंस है, छाप दोगे, आज 20 तारीख है, 6 दिन ना, तो समझ में आ गया ये। तो इस चित्र का ये अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 3 कंडक्टर्स फॉर द स्टडी ऑफ MFL। MFL के अध्ययन के लिए 3 कंडक्टर है। एक कंडक्टर स्ट्रेट वायर माने कि सीधा सीधा तार, एक है सर्कुलर वायर यानी कि गोल तार, और एक होगा सोलेनॉइड यानी परिनालिका वाला तार। 3 प्रकार के तार है, सब में MFL बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। हम सबसे पहले स्ट्रेट वायर समझते हैं, सीधा वाला तार। सीधा वाला तार का क्या है भाई? सीधा वाला जो तार है स्ट्रेट वायर, उसमें कंसेंट्रिकल MFL बनाएगा। क्या बनाएगा? कंसेंट्रिकल वायर, मतलब ऐसे वायर है और इसके चारों तरफ क्या बनेगा? इसके चारों तरफ बनाएगा MFL। ठीक है, जिससे का मतलब सीधा तार में MFL का शेप क्या हो गया? कंसेंट्रिकल, मतलब कि सेकेंडरी, मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी। इसमें करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग कंडक्टर, यानी कि MFL करंट प्रवाहित कंडक्टर की मात्रा के सीधे अनुपातिक है। करंट में यानी अगर तार में करंट की मात्रा बढ़ाओगे तो MFL और तीव्र बनेगा, करंट घटाओगे तो MFL कमज़ोर बनेगा। यानी MFL डिपेंड करता है किस पे? MFL जैसे देखो ये इसको देखो, ये वायर है,
ये क्या है, वायर है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी धारावाही चालक तार है। अब धारावाही चालक तार जो है वो कुछ इस प्रकार से है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ध्यान से देखेंगे, ये सेंटर हुआ और सेंटर से एगो वृत्त, इसी सेंटर से दूगो वृत्त और इसी सेंटर से तीसरा वृत्त, वृत्ताकार है यानी कॉन्सेंट्रिक है, सकेंद्रीय वृत्त जैसा क्या है, MFL है। किसमें एक चालक तार जो कि सीधा वायर है। ये कैसा वायर है, एकदम सीधा वायर, ठीक है। आगे बात समझ में, सीधा वायर है, ठीक है। इसको अब ध्यान से देखेंगे तो धारा की दिशा बदलती है क्या, तो हाँ इसमें भी बदलती है। यदि आप धारा की दिशा बदलते हैं तो MFL की दिशा बदल जाएगी, और बदलना मतलब धारा और MFL दोनों एक दूसरे का क्या है, समानुपाती। जैसे जैसे आप धारा के साथ बदलाव करेंगे वैसे वैसे MFL में बदलाव आएगा। और ये पूरा का पूरा रूल है ना, थंब रूल को बताता है, जिसे हम राइट थंब रूल कहते हैं। राइट थंब रूल यानी कि राइट माने दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम मतलब कि ये जिस हाथ से आप लिखते हो वो आपका दायां हाथ है, और दायां हाथ को अगर आप ऐसे करते हो, यानी मान लो कि मेरा दायां हाथ, मैं ऐसे कर लूँ, ये मेरा दायां हाथ है और दायां हाथ को मैं ऐसे करूँ, तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या कहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा हमारा क्या बन जाएगा, MFL। और ये जो है ये जो है घुमाव, ये ऐसे, ये कैसे घुमाव, इस घुमाव को हम क्या कहते हैं, इस घुमाव को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताएगा ये उंगलियां, और ये वायर है, तो अंगूठा का जो दिशा है वो MFL का दिशा होगा, करंट तार में है। समझ आई बात। तो ये किस तरह का रूल है, राइट हैंड यानी कि दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल है ये, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है राइट हैंड रूल, दक्षिण है ना, दाहिने अंगूठे का नियम या दक्षिण हस्त नियम, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कंडक्टर इन योर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू द रिमेनिंग 4 रैपिंग फिंगर्स, देन योर रैपिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट द MFL होल थंब डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग करंट। यानी जब हम आपके दाहिने हाथ में करंट ले जाने वाले सीधे तार कंडक्टर को इस प्रकार पकड़ रहे हैं कि उंगलियों के लंबवत हो, क्या हो कि, है ना, कि अंगूठा जो है शेष 4 लपेटने वाली उंगलियों के क्या है, लंबवत है ना, लंबवत है। तो आपकी लपेटने वाली उंगलियां MFL, यानी ये जो उंगलियां हैं MFL और ये जो अंगूठा है वो बताएगा, है ना, क्या वाला, क्या बताएगा ये, हाँ ना, धारा की दिशा, ठीक है। आगे इसी तरह एक और रूल है मैक्सवेल का, है ना, कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल साइंटिस्ट ने कॉर्क स्क्रू नियम बताया। एक स्क्रू होता है जिसे हम कसते हैं पेचकस से, तो जिस प्रकार हम पेचकस से ऐसे कसेंगे, है ना, कि स्क्रू को टाइट करेंगे, तो स्क्रू को टाइट करने में स्क्रू के चारों ओर जो डिज़ाइन बना हुआ रहता है उस डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं, उस डिज़ाइन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और जिस प्रकार से कसेंगे वो नीचे की तरफ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक सवाल होगा कि कौन कौन से फैक्टर है MFL को प्रभावित करने के स्ट्रेट वायर में। तो फैक्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के समानुपाती होता है MFL, यानी MFL समझ रहे हो ना, MFL मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो समानुपाती होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। करंट बढ़ाओगे MFL बढ़ेगा, करंट घटाओगे MFL घटेगा। MFL समानुपाती मतलब MFL जो है वो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा MFL कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो MFL ज़्यादा होगा। यानी MFL विल बी हायर नियर द वायर, और MFL विल बिकम बिगर एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। मतलब ये हुआ कि MFL यहाँ पे तगड़ा वाला होगा, लेकिन जैसे जैसे तार से हम दूर जाते हैं MFL कमज़ोर होता जाएगा। ज़्यादा जोर का झटका ये लगाएगा, और ये जैसे जैसे दूर जाएंगे तो झटका कमज़ोर होता जाएगा। नहीं समझ में आया, हाँ। MFL नज़दीक देखो, करंट जहाँ पे वायर है तो उसके पास करंट की मात्रा ज़्यादा होगी, उसको पकड़े रहेंगे, हाथ पे पकड़ लेंगे तो झटका ज़्यादा देगा, और उससे दूरी जैसे जैसे होंगे करंट से तो हमें करंट मारने का जो है वो स्थिति कम होगी, यानी हम करंट हमें नहीं मारेगा, करंट का झटका हमें नहीं लगेगा। तो MFL में कुछ ऐसा ही समझ लो इस टाइप। जैसे मान के चलो कि ये पूरा में मान लो कि करंट है और हम यहाँ पे हाथ रखते हैं तो थोड़ा बहुत करंट कहाँ में फील होगा, लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ चपक गए तो करंट ज़्यादा फील होगा। यहाँ पे करंट जैसा मतलब अभी टच नहीं हुआ, मतलब हाई वोल्टेज करंट है तो यहाँ पे हो सकता है मैं खींच ले ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, तीसरा है MFL वर्सेस डायरेक्शन। अगर आप MFL का डायरेक्शन देखना चाह रहे हो कि MFL का डायरेक्शन बदल रहा है तो उसका मेन कारण है विद्युत धारा। विद्युत धारा का दिशा बदलेगा, MFL का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सर्कुलर लूप। अभी आप स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़े, अब क्या है सर्कुलर लूप के बारे में। यानी कि सर्कुलर लूप का मतलब होता है एक प्रकार का लूप, यानी वृत्ताकार लूप या वृत्ताकार पाश।
ऐसा गोला। तो वृत्ताकार पास कैसा होता है भाई? वृत्ताकार पास कुछ ऐसा होगा। वृत्ताकार पास कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। ये किस तरह से काम करेगा? तो देखो ये क्या होता है, ये वृत्ताकार पूरा तार है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये वायर है, वृत्ताकार तार है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास हो रहा है, जा रहा करंट आते आते ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। समझ आई बात? तो करंट का डायरेक्शन समझ में आया। अब जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। तो कैसे बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर करंट का फ्लो ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये बीचे बीच डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि ये डायरेक्शन यहाँ पे अब बदल रहा है, इधर डायरेक्शन कुछ था ऊपर की ओर, अब डायरेक्शन ये कैसे है? नीचे की ओर। तो जब ऊपर की ओर था तो ऐसे घुमा, अब क्या होगा? तीर घूम गया। ध्यान देना, ये तीर नीचे की तरफ है, अब ये तीर ऊपर की तरफ है करंट का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का, करंट का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो तीर है वो नीचे की तरफ है। देख रहे उल्टा है, याद रखने का भी ट्रिक बन गया। ये अगर वायर में करंट ऊपर भेजोगे तो ये तीर नीचे की तरफ होगा, ये तीर कैसा होगा? नीचे। इधर वाला तीर इस वाले तीर के जैसा होगा, इधर वाला सारा तीर इसका उल्टा होगा, और इधर वाला सारा तीर यहाँ तक इसके जैसा होगा। ठीक है, इधर देखो। अब ऐसे हम आते हैं तो ये वायर नीचे की तरफ करंट दे रहा है, इस करंट फ्लो हो रहा है, तो अब इसका उल्टा इधर, ये देख लो सब उल्टा है ना, इसका उल्टा है, तो ये अब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे, ये इस तरह से, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो अगर सर्कुलर लूप है उसमें MFL कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। आ गया बात समझ में? है ना। MFL कैसे बनेगा? इस तरह से सर्कुलर लूप में बनेगा। ठीक है, अब सर्कुलर लूप में बना है तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र और कुंडल के घुमावों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और कुंडल के घुमावों की संख्या में वृद्धि पर निर्भर करती है। यदि कुंडली में n मोड़ है तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र का n गुना होता है, यानी जितना टर्न होगा उतना गुना MFL बनेगा। टर्न 2 है तो 2 दूना 4 गुना MFL बनेगा। टर्न 4 है तो 4 दूना 8 MFL बनेगा, यानी n गुना बनेगा, जितना है उतना गुना MFL बनेगा। जितना टर्न मतलब घुमावट। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप डिपेंड्स ऑन, है ना, यानी लूप यानी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत इस पर निर्भर करती है। किस पे? MFL वर्सेज इलेक्ट्रिक करंट। वही वाली बात, करंट बढ़ाओगे MFL का मान बढ़ जाएगा, करंट घटाओगे MFL का मान घट जाएगा। दूसरा MFL वर्सेज, है ना, रेडियस। जितना बड़ा तार उसका, जितना बड़ा तार होगा MFL उतना कमज़ोर होगा, जितना छोटा तार होगा, जितना घुमावट कम होगा। जैसे मान लो कि इतना, जैसे मान लो कि इतना बड़ा तार है, इतना घुमावट है, और एक तार ऐसा ले ले, एक तार मान के चलो ये है, और एक मान के चलो वायर ऐसा गोल, वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा गोल है, तो यहाँ सेंटर है, तो सेंटर से ये रेडियस, ये बड़ा सा गोला है, ये छोटा सा, ये बड़ा सा सर्कल है, ये छोटा सा सर्कल है। इसमें MFL मजबूत होगा, इसमें MFL कमजोर होगा। जितना बड़ा रेडियस दोगे MFL कमजोर होता जाएगा। तो यही उल्टा है, MFL वर्सेस डायरेक्शन, वही करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे MFL का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सोलेनॉइड का। कैसा होता है सोलेनॉइड? ये है सोलेनॉइड। ठीक है, ये जो रिंग दिख रहा है ना, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सोलेनॉइड। इस लोहे को नहीं, लोहा तो सॉफ्ट आयरन है। समझ आई बात? ऐसी व्यवस्था को, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। ये भी क्या है? सोलेनॉइड है। ये भी क्या है? सोलेनॉइड। तो अब हम MFL पढ़ेंगे किस में? सोलेनॉइड में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सोलेनॉइड। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये है परिनालिका। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बात करें तो क्या होगा? देखो, पहले सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज सोलेनॉइड, 2 मार्क्स का सवाल आ जाएगा। तो जवाब देंगे द स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टिव वायर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। यानी स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर किसी, है ना, कंडक्टिव वायर का, यानी कि चालक तार का स्प्रिंग जैसा संरचना को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। थ्रू विच अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लो। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रिएट किया जाता है तब जब इस वायर में करंट प्रवाहित हो। यानी ऐसा तार है और इस तार में करंट देंगे तो MFL इसमें भी बनेगा। यानी ये वायर है, ध्यान दो वर्ड, ये क्या है? वायर है। तो इस वायर में ये पॉजिटिव है ना, ऐसे घूमते घूमते ये आ गया निगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। जब करंट इसमें देंगे तो इसमें करंट देने के कारण इस तार में भी जगह जगह पे क्या बनेगा? MFL बन जाएगा। क्या बनेगा? MFL। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, तो इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MFL इनसाइड सोलेनॉइड? यानी कि पूछा जाएगा कि परिनालिका के अंदर MFL यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए उसकी विशेषताओं का। तो जो उधर पढ़े हो ना स्ट्रेट वायर में और सर्कुलर लूप में, वैसा ही इसमें भी पढ़ोगे। स्ट्रेट वायर और सोलेनॉइड लगभग सेम। स्ट्रेट वायर के जो गुण पढ़े हो ना और सोलेनॉइड वाले गुण वो सेम है, यानी सारा उठा के लिख दोगे वही सेम चीज़, वही चीज़ लिखा है। N to S जाएगा अंदर, बाहर S to N जाएगा,
बाहर जाएगा N2S, अंदर जाएगा S2N, ये पढ़े हो ना। तो अगर बोला जाए कि इसमें कैसे बन रहा है, तो ये मान के चलो नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा, बाहर बाहर, नॉर्थ से साउथ बाहर बाहर, और अंदर ये नॉर्थ, मान लो इसको नॉर्थ और इसको मान लो साउथ, तो नॉर्थ से साउथ बाहर बाहर और अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएगा। अगर S इधर कर दिए N इधर तो कोई बात नहीं, N2S ऐसे आएगा और अंदर अंदर S2N जाएगा। नहीं समझे? हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड कैसा होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी टेम्पररी मैग्नेट। क्या होता है, विद्युत चुंबक। मैग्नेट फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी अगर किसी सोलेनॉइड में, किसी परिनालिका में, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला जो पीस है या वो टुकड़ा है, जो भी चीज़ है उसके अंदर लगा हुआ, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसके लिए सॉफ्ट आयरन यूज़ किया जाता है सोलेनॉइड में। मतलब ये हुआ कि तो वायर है और इस वायर में एक सॉफ्ट आयरन लगाया हुआ है। सॉफ्ट आयरन मतलब क्या, नरम लोहा। नरम लोहा का मुलायम होगा, हाथ से पिचकने वाला होगा नहीं। सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है वह लोहा जो शुद्ध हो। क्या हो, शुद्ध हो, उसमें कार्बन की मात्रा लगभग 9 के बराबर हो, तो उस लोहा को क्या कहते हैं, नरम लोहा या सॉफ्ट आयरन। तो सोलेनॉइड के अंदर जो ये लोहा लगा हुआ है, ये किस प्रकार का लोहा है, तो सॉफ्ट आयरन है। कैसा है, सॉफ्ट आयरन। और यही बन जाता है क्या, यही बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। कब तक रहेगा ये तब तक रहेगा जब इसमें करंट पास होगा। किसमें, इस तार में करंट पास होगा, तब ये क्या रोल प्ले करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और जैसे करंट इसमें देना बंद कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा। ये इसका एक्सपेरिमेंट हमने दिखा दिया था, बता दिया था पहले ही। तो ये सॉफ्ट आयरन है। अब इसके जगह पे हम लोहे का कील भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी करता है लेकिन उतना अच्छा नहीं करता है। लेकिन अगर प्योर लोहा का तो बहुत अच्छा काम करेगा। समझ बात, शुद्ध लोहा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर बोला जाए परिनालिका के अंदर किस प्रकार का मटेरियल होता है, तो उसके अंदर सॉफ्ट आयरन यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक सवाल है और फाइल में अब टिक करो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज, मतलब किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। भाई सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा सारी जगह, थ्रू आउट द सोलेनॉइड। आंसर क्या होगा, सेम थ्रू आउट द सोलेनॉइड। विच टाइप ऑफ आयरन इज यूज इन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में किस तरह का आयरन यूज़ करते हैं। अभी जवाब मिला सॉफ्ट आयरन। क्या होगा, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, कोई दिक्कत। ये सवाल आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसमें MFL परमानेंट हो जाता है। परमानेंट मैग्नेट किसको कहेंगे, भाई परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है ये परमानेंट मैग्नेट है। ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट। ये इसमें करंट देने की जरूरत नहीं है, बिना करंट दिले ही ये चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। बिना करंट दिए ये सब चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें करंट दे रहे हैं, कोई करंट नहीं दे रहे हैं, और ये चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, सब एक दूसरे को लटके ले। ठीक है, तो ये चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, चुंबक ही है, तो बिना करंट दिए हुए चुंबक है, इसलिए ये कैसा चुंबक है ना, परमानेंट है। कैसा है, परमानेंट है। लेकिन अगर किसी तार में करंट है और करंट की वजह से वो मैग्नेट बना है, करंट फ्लो हो रहा तब मैग्नेट बना है, तो वो मैग्नेट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। वो टेम्परेरी होता है, इसकी स्ट्रेंथ, ताकत फिक्स होती है, इसकी स्ट्रेंथ को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसकी पोलरिटी फिक्स होती है, इसकी पोलरिटी यानी ध्रुवन फिक्स नहीं होती है। इसमें अल्निको जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, इसका मैग्नेट क्रेन और ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। तो ये सवाल पूछा जाएगा अंतर, तो बता दोगे। एक सवाल और है NCERT IMP क्वेश्चन कि मेज के तल में पड़े तार के गोलाकार लूप पर विचार करें। इसको आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब कराया हुआ है। ये एक सवाल और आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान होते, इसको दर्शाने के लिए तो ये MF या तो वो वाला फोटो बनाना अभी, या तो ये वाला फोटो है, दो वो वाला साफ फोटो है वो बना लेना। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे है, ये टिक कर लो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, है ना, एज। भाई वही सवाल सेम आ गया है, तो सेम एट ऑल पॉइंट, डी ऑप्शन आएगा, है ना, यानी सभी बिंदुओं पर एक समान। पीछे वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। समझ आई बात, आगे बढ़ते। यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते। थर्ड टॉपिक है, 4 टॉपिक होगा, इसके बाद अगला टॉपिक है। थर्ड टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित करने वाले कंडक्टर पे बल। बड़े यहाँ से सवाल आ सकते हैं, ये वाला फोटो ध्यान रखना, ये फोटो से सवाल बनने के चांसेस है। पूछा हुआ है, ये सवाल आया हुआ है इस पर, है ना, ये वाला फोटो से सवाल बनने के चांसेस है। देखो क्या ये बात है, देखो ध्यान देना। लिखा है कि फ्रेंच साइंटिस्ट एम्पियर सजेस्टेड दैट व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोला है यहाँ पे कि, है ना, व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इट एक्सपीरियंस सम फोर्स। यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर ने सुझाव दिया था, एक साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर, है ना, मैरी एम्पियर करके साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने सजेस्ट किया, बताया, लोगों को समझाया कि जब भी धारा प्रवाहित करेंगे आप
किसी कंडक्टर पे, तो कंडक्टर को चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रख के अगर करेंगे ऐसा, तब जाके उस पर कुछ बल का अनुभव होता है। ये यहाँ से आप समझो, इस फोटो को देखो, ये क्या है, एक स्टैंड है, ये क्या है, एक स्टैंड है, और स्टैंड में यहाँ पे ऐसे कस दिया गया है ना, एक स्ट्रेट है ना मेटल को, और यहाँ पे धागा से बांध दिया गया है एक वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को। ये तार है मोटा सा, इसमें करंट पास होगा, ठीक है। और इस तार को यहाँ से लपेट कर और प्लग से जोड़ दिया गया है, किससे, प्लग से, और प्लग को जोड़ दिया गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, ये आएगा तार, और फिर यहाँ जोड़ दिया गया। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होगा, किसमें, इसमें, और इसके पास क्या रख दिया गया है, मैग्नेट, चुंबक। जब इसके पास मैग्नेट है और करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे एक झटका फील होगा, क्या होगा, एक झटका, क्या होगा, एक झटका। इसी झटका को बताया था किसने, एम्पियर ने। क्या बताया था, एम्पियर ने, है ना, कि कंडक्टर को चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कुछ बल का अनुभव होता है, झटका का अनुभव होगा, है ना। और इसी पे काम करता है जनरेटर और मोटर। मोटर और जनरेटर जो लगा होता है इसी पे काम करता है। उसमें एक यू शेप का मैग्नेट होता है, घोड़े के नाल चुंबक जैसा मैग्नेट होता है, ठीक है। और उसी में एक कंडक्टर वायर को घुमाया जाता है, जिसे हम कॉइल कहते हैं, है ना। ये अब तो टॉपिक है नहीं, सिलेबस से हटा दिया गया मोटर और जनरेटर का टॉपिक, लेकिन इससे रिलेटेड ये बातें बता दी गई है। कुछ बल का अनुभव में फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और फोर्स कैन बी इम्पल्सिव। बल आकर्षक हो सकता है या आवेगपूर्ण हो सकता है, यानी मोशन वाला बल हो सकता है या अट्रैक्ट करने वाला बल हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसी पर एक और रूल बनता है, यहाँ पे एक और रूल बनेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसी चीज़ को बताया गया, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। अब ये हमारा लेफ्ट है, जिससे हम नहीं लिखते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में क्या है, ये लेफ्ट हैंड हुआ, और लेफ्ट हैंड को हम अगर ऐसे कर दें तो ये अंगूठा हो गया, ये क्या हो गया, अंगूठा। और बाकी के जो उंगली है, दो उंगली को हम ऐसे बंद कर देंगे। अब बंद करेंगे तो इस वाले उंगली को हम ऐसा कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐसा। अब देखो ये फिगर में जैसा वैसा बन गया। अब इस स्थिति में कौन क्या बताएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये मिडिल फिंगर है, क्या है, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर बताएगा करेंट, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करेंट। और ये वाला जो है थंब, ये वाला थंब है, ये क्या बताएगा, मोशन। और इसमें फील्ड बनेगा, MFL बनेगा। ये क्या बनेगा, फील्ड। ये क्या बनेगा, करंट। और ये इसमें होगा मोशन। इस प्रकार से कोई भी चीज़ घूमेगी, जो कि मोटर वगैरह में होता है। इसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। जो भी बताया वही चीज़ यहाँ एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना यहाँ से, ठीक है। आई बात समझ में। अब अगला टॉपिक हमारा कि जो मैग्नेट है उसको औषधि में यानी कि आयुष में भी यूज़ किया जा रहा है। कैसे, विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, सबको मालूम है। और यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर जो हमारा ब्रेन है और उसमें जो तंत्रिका कोशिका है उसके कोशिकाओं के अंदर, है ना, अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हमारा ब्रेन के अंदर भी ऐसा फंक्शन है ना। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उसी पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबक के क्षेत्र समान उत्पन्न करता है। जैसे हम लोगों का ब्रेन काम करता है, किसी चीज़ को छूने, ठंडा या गर्म से हम जो झटका फील करते हैं एकदम चुंबक की तरह होता है। ये अति दुर्बल होते हैं, ये क्षेत्र क्या होते हैं, अति दुर्बल। ये मैग्नेट की तरह ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है। और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1 अरबवें भाग के बराबर है, काफ़ी कम होता है। 1 नैनो पार्ट मान लो, 1 अरबवें भाग के बराबर। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है वो है हृदय और मस्तिष्क। हमारे शरीर के हृदय में और मस्तिष्क में दोनों जगह में चुंबकीय क्षेत्र जैसी बातें उत्पन्न होती है। तो सवाल बन सकता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। एक तो हृदय, दूसरा मस्तिष्क। आई बात समझ में, ठीक है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों को प्रतिबिंब प्राप्त करने के आधार पर बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम MRI कहते हैं। MRI के बारे में सुने होंगे। MRI एक मशीन होता है, बड़ी महंगी मशीन होती है, 10-12 करोड़ की मशीन होती है। वो MRI मशीन जो जर्मनी से आता है अपने देश में, बड़ी महंगी है। उसी से किसी का ब्रेन जो है ना इमेजिंग किया जाता है। ब्रेन यानी कि माथा का, अगर किसी को माथा में चोट लग गया है और उसमें उनको शक है कि बीमारी जैसा कुछ माथा में कुछ समस्या है तो वो MRI कराते हैं। अलग अलग हिस्से से, अलग अलग तरीके से माथा का, ब्रेन का फोटो लिया जाता है, जिसे हम MRI कहते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान में इसका प्रयोग किया गया है किससे, मैग्नेट से। तो मैग्नेट का संबंध सीधा किससे है, MRI से है ना। और हमारा जो ब्रेन है और हार्ट है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे बढ़े। अब यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेट। तो क्या होगा, मास को चेंज करेगा क्या, नहीं, और स्पीड को नहीं, ये दोनों को तो नहीं करेगा। वेलोसिटी को करेगा, प्रोटॉन जो है वेलोसिटी को करेगा, और जब वेलोसिटी को करेगा तो वेलोसिटी से आता है एम भी यानी मोमेंटम भी आता है। तो सी और डी दोनों टिक लगेगा इसमें, सी भी होगा डी, वेग और संवेग दोनों सही उत्तर है। ठीक है, समझ आई बात। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने पर, ये वही बात है। एक सवाल और है, पश्चिम की ओर प्रतिक्षेपित एक धनावेशित कण अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होगा। उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। देखो ये बात कर रहा है पश्चिम की ओर, यानी कि ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर ये पश्चिम की ओर धनावेशित कण इधर है तो ये जाएगा ऊपर साइड, तो डी होगा ऑप्शन डी, ऊपर की ओर आएगा, है ना। फिलहाल अब तो इसमें दिमाग लगाना नहीं है। अंतिम टॉपिक वो है, फोर्थ टॉपिक है, ये थर्ड टॉपिक लिखा गया है। फोर्थ टॉपिक लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, भाई विद्युत सर्किट क्या होता है। आपके घर में, हमारे घर में क्या होता है, एक सर्किट लगा होता है जिससे सप्लाई पूरे घर में, है ना, करंट की सप्लाई दी जाती है, बल्ब, पंखा और वगैरह वगैरह चीज़ को चलाने के लिए। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू मेन्स सपोर्टेड थ्रू द पोल्स और केबल। यानी हम लोग अपने घर में जो करंट प्राप्त करते हैं वो मेन्स सपोर्टेड यानी कि एक फेज तार से प्राप्त करते हैं, केबल तार से, जो कि वो खंबे से लिया जाता है, आपके हमारे घर के पास वाले खंबे से, और उसमें हम एसी करंट रिसीव करते हैं। हमारे घर में कौन सा करंट आता है, एसी करंट। दो तरह का होता है, एक एसी एंड डीसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट, है ना। तो अल्टरनेटिव करंट जो है हमारे घर में आता है, डायरेक्ट करंट बैटरी से उत्पन्न होता है, और एसी करंट पावर हाउस से। तो एसी करंट है, अल्टरनेटिव करंट है। हमारे घर में कौन सा करंट आते हैं, एसी करंट। इसको 220 वोल्टेज पे लिया जाता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आता है, और 5 एम्पियर का करंट आता है। यानी हमारे आपके घर में जो करंट आता है वो कितने वोल्टेज का होता है, 220। कितना एम्पियर करंट आता है, 5 एम्पियर, और किस हर्ट्ज किस फ्रीक्वेंसी पे आती है, 50 पे। यही हमारे घर का जो है सर्किट रिसीव करता है, और इसी से पंखा, फ्रिज, कूलर जो भी चलाना है हम लोग चलाते हैं। आई बात समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए तार यूज़ किए जाते हैं। तो कितने तरह के तार यूज़ करते हैं, तो 3 तरह के तार। आपको ये सिंबल से पता चली गया कि कैसा कैसा तार होगा। पहला तार होता है फेज वायर। क्या होता है, फेज वायर, जो पावर हाउस से करंट आपके घर में सर्किट तक लाता है ना। इसे हम लाइव वायर या मेंस वायर, ये पॉजिटिव तार भी कहते हैं, गर्म तार भी कहते हैं, है ना। दूसरा होता है ना न्यूट्रल वायर, ये रेड कलर का होता है। दूसरा ये क्या है, न्यूट्रल वायर, कोल्ड वायर, जिसे हम निगेटिव तार कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव तार, है ना। ये ब्लैक कलर का जनरली उसका कवर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, कवर होता है। तीसरा होता है अर्थ वायर। एक्स्ट्रा करंट, अगर फ्रिज वगैरह में एक्स्ट्रा करंट बने तो उसे क्या किया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, उस करंट को अर्थिंग के द्वारा, यानी अर्थिंग लगाकर, है ना, वो एक्स्ट्रा करंट बनने नहीं दिया जाता, उसको ग्राउंड में भेज दिया जाता है। क्योंकि हमारी धरती माता जो है बहुत ज़्यादा करंट पी लेती है, यानी एक्स्ट्रा जो भी करंट बनेगा हमारे सर्किट में वो सीधे चला जाएगा ग्राउंडिंग में, अर्थिंग में। तो 3 तरह के वायर हुआ, फेज वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। ये है ना, ये सेम चीज़ पढ़े हो, ठीक ना। ये कौन सा है, क्या तार है, ये पॉजिटिव लाइव वायर है ना, और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये ग्राउंडिंग के लिए लाइव वायर, और ये न्यूट्रल वायर है, ये आप पढ़े हो, ठीक है। ये अर्थिंग के लिए ऐसा व्यवस्था किया जाता है, अर्थिंग करने के लिए, है ना। कॉपर वायर यूज़ करते हैं, और ये आपके बिल्डिंग में इस तरह से जाता है, ठीक है, समझ आई बात। ये तार देखे ही हो, है ना। ये फेज वायर, ये भी फेज वायर है, ये भी क्या है, फेज वायर है। इसमें कोई न्यूट्रल होगा, 1 2 3 ये फेज वायर होगा, एक कोई न्यूट्रल होगा। यहाँ पे भी ऐसा है, ठीक है। तो ये तार का व्यवस्था है, ये इस तरह का भी होगा, इसमें भी, ट्रेन में भी, ठीक है ना। अर्थ वायर को हम हिंदी में भूतार कहते हैं, न्यूट्रल वायर को हम कहते हैं ठंडा तार, और फेज वायर को गर्म तार। ये 3 प्रकार के तार आता है ना। ये अर्थिंग हम लोग अपने घर पे खुद से करवाते हैं, बाकी फेज वायर और न्यूट्रल वायर आता है ना, सप्लाई आता है, ठीक है। अगर गलती से फेज वायर और न्यूट्रल वायर शॉर्ट गया हो, क्या हो गया हो, शॉर्ट गया हो, तो इस स्थिति में हो जाता है शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। यानी फेज वायर और न्यूट्रल वायर, यानी गर्म तार और ठंडा तार, प्लस और माइनस दोनों एक बार, है ना, आपस में संपर्क में आ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हाई वोल्टेज करंट आएगा, ज़्यादा मात्रा में करंट बहने लगेगा, और वो तार में आग लग सकती है, उससे जुड़ा हुआ उपकरण में आग लग सकता है। तो इस घटना को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। प्लस और माइनस दोनों तार सट गया हो एक अचानक से, तो क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में करंट की मात्रा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। शॉर्ट सर्किट में करंट की मात्रा हाई, और आग लगने की संभावना होती है। इसका मेन कारण क्या है, जो पावर सप्लाई वाला जो तार है, उस तार में
ऊपर कोट लगा होता है। क्या लगा होता है? कोट, रबर की कोट लगी होती है ना, पीवीसी की कोट लगी होती है। अगर वो कोट पिघल गया है ना, और वो कोट दूसरे तार के संपर्क में आ गया और कोट उसके ऊपर जो सेफ्टी कवच है कोट यानी कवर वो अगर नुचा गया है तो तार कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये कारण ये है। या इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मान लो कि हम ये टीवी है, इसके अंदर वायरिंग में फॉल्ट होगा और जैसे ही हम प्लग जोड़ेंगे तो इसके वजह से भी शॉर्ट सर्किट लग सकता है। यानी जो सामान आपके घर पे आ रहा है वो अंदर से वायरिंग ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। तो इस दो कारण से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट आता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के बाद दूसरा एक है ओवरलोडिंग। जब हम अपने घर पे एक साथ कई सारे उपकरण जोड़ देते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, सारा पंखा उनका सब ऑन कर दिए, एक साथ करंट का लोड पड़ता है, आपके घर पे ज़्यादा करंट आने लगता है क्योंकि करंट की सप्लाई ज़्यादा यूज हो रही है, तो ज़्यादा करंट आता है। और इस स्थिति में भी ज़्यादा मात्रा में करंट आना यानी ओवरलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवरलोडिंग। इसमें भी आग लगने की संभावना हो सकती है। क्या होती है? आग लगने की संभावना। तो इनसे बचना हो, क्योंकि ये तो कभी भी हो सकता है। क्या ये ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट होने के लिए वो तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है, बचना है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाओ या एमसीबी लगाओ, है ना। तो जो मतलब सर्किट होता है उसमें सबसे पहले क्या लगा दिया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। या जहाँ से हम तार से करंट ले रहे होते हैं केबल से, तो हम एक बोर्ड लगा देते हैं, मीटर लगा देते हैं, मीटर के बगल में हम लगा देते हैं एमसीबी। एक्स्ट्रा करंट आएगा, एमसीबी का प्लग गिर जाएगा तो घर में जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, है ना। एमसीबी का तार जलेगा और वो जलने से हमारे घर के जो उपकरण है, डिवाइस है, वो नहीं जलेंगे, बच जाएंगे। तो हमें एक यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, नहीं तो उसकी जगह पे एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है भाई? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट, है ना, फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। यानी ये एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? एक प्रकार का सुरक्षात्मक डिवाइस है, एक तार है और इसका उपयोग शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए किया जाता है। ये पतला सा तार होता है, मटेरियल लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू लाइव वायर। इस फ्यूज को जोड़ा जाता है हमेशा प्लस वाले तार से, गर्म वाले तार से। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। फ्यूज को हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द बिगिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट शुरू होता है वहाँ पे फ्यूज को जोड़ते हैं। फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट। फ्यूज किस पे काम करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। क्या क्या सुने? फ्यूज को हम कहाँ जोड़ेंगे? तो सर्किट के सबसे ऊपर। किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव तार से, है ना, लाइव वायर से जोड़ेंगे। और इसको जोड़ते हैं, है ना, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो किस पे काम करता है? ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है ना। श्रृंखलन में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। ये, है ना, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। यही सर्किट है। इस तरह से लाइव वायर आता है, ऐसा न्यूट्रल वायर इससे आगे लिया जाता है। इसके बाद इसको मीटर में लिया जाता है। ये सबसे पहले बोर्ड बनता है, मतलब पोल पर से दो तार लिया, ये बोर्ड में सेट कर दिया, है ना, पॉजिटिव वाला सेट करते हुए और ये निगेटिव वाला इधर सेट करते हुए। ये बोर्ड है और ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। ये बोर्ड है, मीटर है। तो मीटर में ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। फिर यहाँ से वो निगेटिव निकालते हैं, यहाँ से पॉजिटिव निकालते हैं। तो अब हम अपना जो बोर्ड और भी लगाते हैं घर में, सर्किट और भी लगाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। फिर इसके बाद आपको जहाँ ले जाना है, जहाँ यूज़ करना है वहाँ आप यूज़ करते रहो। तो ये आपके घर का स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम है। ये डायग्राम से सवाल आ चुका है, तो हो सकता है कि फिर से पूछे, तो ये डायग्राम को ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है ना। ये डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेनी है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट परेशानी तो बताओ।